हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू डे 8 ऑफ माय PYQ MCQ सीरीज़ फॉर मैथ्स, स्पेशली फॉर क्लास 10th। मैं हूं छवि शर्मा, आपकी ऑनलाइन मैथ्स टीचर। तो हमने लास्ट वीडियो में इस बोर्ड पेपर का, लास्ट ईयर बोर्ड पेपर है 30S2 के 10 क्वेश्चंस कर लिए थे MCQ के, और आज हम नेक्स्ट 10 करेंगे। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये 4th पेपर चल रहा है। हम ऑलरेडी 3 पेपर्स सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम ये वाले क्वेश्चंस कर चुके थे यहाँ पे, ठीक है। 10 क्वेश्चंस हमारे हो गए थे, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा है 11th क्वेश्चन, ठीक है। 10th हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं 10 तक। 11th क्वेश्चन में क्या बोला है, एन AP द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ लेस्ट टर्म आर 7 and 73। तो ये फर्स्ट टर्म मतलब A हो गया, लास्ट टर्म मतलब L या AN, दोनों से डिनोट करते हैं। इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज़ 480, मतलब SN इज़ 480, देन नंबर ऑफ टर्म्स इन AP। तो देखो SN निकाल दे रखा है आपको, एल भी दे रखा है। तो हम 11th क्वेश्चन में डाल लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें ए गिवन है, ए इज़ इक्वल्स टू 7, और लास्ट टर्म या फिर जिसको आप ए एन भी डिनोट करते हो, दिस इज़ गिवन 73, और एस एन सम ये आपको दे रखा है 480। अब सम का जो फॉर्मूला है, इसमें दो फॉर्मूलेस हमने पढ़े हैं। एक फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है n/2 a प्लस लास्ट टर्म। तो हम ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पे लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म पता है और SN पता है, तो n डायरेक्टली निकल जाएगा। तो आपने सिंपली यहाँ पे डालना है n, आपको फाइंड करना है। a 7 है, ये 73 है, और SN की जगह यहाँ पे आप 480 डाल दो, ठीक है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो इधर, या फिर पहले आप ऐड कर लो, हो सकता है 2 से कट ही जाए। तो कट ही रहा है, क्योंकि 10 और 80, और ये 2 से यहाँ पे 40 टाइम्स कट गया। अब 40 से इसको डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 4 1 2, तो मीन्स n की वैल्यू क्या आ गई, 12, ठीक है। दिस इज़ द आंसर। तो यहाँ पे 12 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑल ट्विन्स जैक्स एंड AC, NCERT का क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। आर रिमूव फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी का, आर रिमूव फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स में से सारे क्वींस कितने होते हैं, 4, जैक्स भी 4 होते हैं और एस भी 4 होते हैं। सारे ये दोनों फेस कार्ड हैं, एंड दिस इज़ नॉट फेस कार्ड, बट होते 4 ही हैं, ठीक है। तो 4 + 4 + 4 मतलब 12 कार्ड्स को रिमूव कर दिया। तो 52 में से 12 को माइनस कर दो, तो टोटल कार्ड्स हमारे पास या टोटल केसेस हमारे पास कितने हो जाएंगे, 52 माइनस आपके 12 मीन्स 40 रह गए। अब इसमें से प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी, द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल शफल्ड एंड वन कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम फ्रॉम इट, द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज टू बी अ किंग। अब किंग आने की प्रोबेबिलिटी, तो किंग भी कितने होते हैं, 4, और उसको हमने रिमूव भी नहीं करा है। तो फेवरेबल केस हमारा क्या हो जाएगा, वो 4 हो गया, ठीक है। और आपको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। तो सीधा सीधा 4/40, एंड द आंसर इज़ 1/10। तो ए इज़ द ऑप्शन, ठीक है। ए आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में बोला है, the diagonals of a rhombus ABCD intersect at O, taking O as center. An arc of radius 6 cm is drawn intersecting OA and OD at E and F respectively. The area of sector OEF is। तो डायगनल बनाना है और रोम्बस का बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक रोम्बस बना लेते हैं, ठीक। अब रोम्बस के लिए ये शेप हो गया, इसके जो थोड़ा सा हो गया, ठीक। अब इस रोम्बस में आपने डायगनल बनाना है, और डायगनल बनाने के बाद यहाँ पे पहले ABCD हम लिख लेते हैं। तो यू विल नोटिस कि ये जो ABCD लिखा है, अब यहाँ पे O आ जाता है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट O बोला है, और बोला है यहाँ पे O से आपको 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, और जो कि कहाँ पे कट कर रहा है, ये बोला है ना, रेडियस 6 सेंटीमीटर ड्रॉन इंटरसेक्टिंग OA एंड OD एट E एंड F, ठीक है। दिख रहा है आपको क्वेश्चन ना, कि आपको O को सेंटर लेकर एक आर्क बनाना है 6 सेंटीमीटर का, और वो OA और OD को E और F पे कट करेगा। फिर आपको एरिया ऑफ सेक्टर OEF लगाना है। तो OEF का सेक्टर का एरिया हमें पता ही है, वो लगाना है। पर पहले देख लेते हैं फिगर में वो कैसे हम शो करेंगे, या किस तरह से आ रहा है। तो यहाँ से ये एक आर्क लगाया, ठीक है। यहाँ पे OA को E पे कट करा, और इसको F पे। तो ये एरिया आपको फाइंड करने के लिए बोला है, जिसमें कि ये कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें रेडियस तो समझ में आ रहा है कि 6 सेंटीमीटर है। ये एंगल क्या होगा, क्योंकि एंगल पता होगा तभी आप सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस एंड अ स्क्वायर इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री है ये एंगल। तो आप सीधा क्वाड्रेंट का एरिया अगर याद है तो वो लगाओ, अदरवाइज पूरा सेक्टर का एरिया 90 डिग्री लेकर लगा लो। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर,
ठीक है, ये होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा इज़ 90 अपॉन 360 और पाई कितना है आपका, इसमें कुछ गिवन नहीं है बट हम पाई में ही आंसर दे रखा था, हम पाई को पाई छोड़ देंगे एंड आर इज़ 6 स्क्वायर। ठीक, ये 4 आ जाएगा 1/4 और ये 6 × 6, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। ठीक, 3 और ये भी 3 तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं 14। अब 14 में क्या बोला है आपको, cos थीटा इज़ x अपॉन वाई देन tan थीटा इज़ इक्वल्स टू। तो यहाँ पे ट्रिको का क्वेश्चन है, cos थीटा x अपॉन वाई है, tan थीटा पूछा है। तो भाई cos थीटा के अकॉर्डिंग दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर हम फाइंड कर लेते हैं, तो p² + b² इक्वल्स टू h²। तो बेस p निकालने के लिए हम यहाँ पे h² विच इज़ 4 और b² इज़ x। ठीक है, ये डाल दिया और फिर यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई, जब स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो यहाँ रूट लग जाएगा ना, इसके नीचे लिख देते हैं हम, तो ये हो जाएगा √4² - x²। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है, √4², ये 4 नहीं है, ये y है, y दे रखा है तो y आप यहाँ पे मेंशन करना, y²। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया y² - x² और नीचे बेस आपका क्या है जो कि आपने मेंशन कर रखा है x। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसको करेक्ट कर लेना, दिस इज़ y। ठीक है, तो cos थीटा हमें क्या दे रखा था, x अपॉन वाई, हमारे पास आंसर क्या आया, y² - x² अपॉन x। तो c इज़ द आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट करते हैं 15th क्वेश्चन हो गया हमारा, नहीं 14th हुआ है, अब हम 15th करेंगे। 15th में 2 dice are thrown at same time and the product of number appearing on them is noted. The probability that product of number lie between 8 and 13। ठीक है, बिटवीन बोला है तो 8 और 13 को आपको नहीं लेना है, 9, 10, 11, 12 ये प्रोडक्ट आना चाहिए। अब प्रोडक्ट का मतलब ये मैं थोड़ा समझा देती हूँ कि जब 2 डाइस आप थ्रो करते हो तो ऐसे यहाँ पे एक नंबर होगा, मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 4 = 8। तो 8 से बड़ा लेना है और 13 से छोटा, बिटवीन बोला है ना, तो आपको जो प्रोडक्ट चाहिए, तो मतलब ये तो प्रोडक्ट करके 8 आ रहा है, तो ऐसे ही आपको प्रोडक्ट चेक करने हैं। तो टोटल केस तो हमें पता है कि टोटल केस क्या होता है हमारा 36 डाइस के। अब हम लिख लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 9, 10, 11, 12। ठीक, 8 नहीं लाना है और 13 भी नहीं लाना है। तो केसेस लिख लो, फेवरेबल केस हमारे क्या क्या बनेंगे। तो 1 के तो एक भी केस नहीं बन रहा ना, 1 6 × 6 मैक्सिमम है, 2 पे आ जाओ। ठीक है, 2 4 × 8 छोटा 8 है, 2 5 × 10, 2 6 × 12। ठीक है, 2 7 × 14 जो कि ग्रेटर हो जाएगा। फिर 3 वाले केस पे आ जाओ, तो 3 1 × 3, 3 2 6, 3 3 × 9 सही रहेगा और 3 4 × 12 भी सही रहेगा। फिर 4 3 × 12। ठीक है, और 4 4 × 16 ग्रेटर हो जाएगा। फिर 5 की सीरीज़ में आ जाओ, 5 2 × 10। ठीक है, और उसके 5 3 × 15 ग्रेटर हो जाएगा। फिर 6 1 × 6 एंड 6 2 × 12, तो ये भी आ सकता है। तो ये टोटल केस 7 हो गए। तो फेवरेबल केस हमारे कितने हो गए, 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, 7/36। ठीक है, तो ये आपका ये ए आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16th। ठीक, इसमें ए हो गया। अब 16 क्वेश्चन बोला है कि इफ़ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्किल ऑफ डायमीटर 84 इज़ 88 देन द एंगल सब्सटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज़। तो आर्क लेंथ दे रखी है और डायमीटर, ये आर्क लेंथ है, इस के बाद जो दिया दिस इज़ आर्क लेंथ एंड दिस इज़ डायमीटर, और आपको क्या बोला है, एंगल फाइंड करना है। तो सिंपल क्या करना है, आर इज़ 84/2 क्योंकि डायमीटर गिवन था, तो ये हो गया। आर्क लेंथ मतलब एल क्या है आपका 88 सेंटीमीटर, और आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या है, आर्क लेंथ। ठीक है, तो आर्क लेंथ का होता है θ/360 और 2πr। तो यहाँ पे आपका आर्क लेंथ दे रखा है 88, थीटा आपको फाइंड करना है अपॉन 360, 2 × 22/7 और आर की वैल्यू है 42। तो 7 6 × 42 आपने कट कर दिया। ठीक है, अब इसको यहाँ नीचे ले जाओ और फिर 44 हो जाएगा, यहाँ पे इसको भी कट कर लेते हैं, 60 हो गया। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 88 × 60 और ये 44 नीचे आ गया, थीटा के इक्वल रख दिया इसको। 11 4 × 11 8 × फिर 4 2 × 8 और 2 6 × 12, तो 120 डिग्री, थीटा इज़ 120 डिग्री एंड द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज़ ए अगेन। ठीक है, तो ए आ गया आपका।
नेक्स्ट है अ कैप इज सिलेंड्रिकल इन शेप एंड सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। एरिया वॉल्यूम्स का क्वेश्चन है। इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू कॉनिकल पार्ट देन रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट टू हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट। अब ये एरिया वॉल्यूम्स का क्वेश्चन है और काफ़ी इजी करके इन्होंने दे दिया है, क्योंकि जब आप रेशियो निकालते हो तो पाई की वैल्यू कट जाती है, तो वो काफ़ी ईजी कर देता है क्वेश्चन को। तो अब देखो आपको जो रेशियो चाहिए सिलेंड्रिकल पार्ट टू कोनिकल पार्ट चाहिए, जिसमें कि वॉल्यूम जो सिलेंड्रिकल पार्ट का है वो कोनिकल पार्ट के इक्वल है। ठीक है, तो आपने क्या बोला है कि आपको रेशियो हाइट की चाहिए, तो आप पहले वॉल्यूम का रेशियो बनाओ, वहाँ से हाइट की रेशियो अपने आप आ जाती है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल है तो हम वॉल्यूम इक्वल रख देते हैं, हाइट की रेशियो अपने आप आ जाएगी। तो हम यहाँ पे इस तरह ले लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, और दोनों का क्या बोला है इन्होंने, वॉल्यूम इक्वल है और रेशियो ऑफ हाइट निकालना है, जबकि ये सरमाउंटेड है। तो सरमाउंटेड भी ना, इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है कि जब भी सरमाउंटेड होता है तो रेडियस सेम हो जाता है। तो रेडियस इज सेम, रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ सिलेंडर हमारा इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला डालते हैं, पाई आर स्क्वायर और एच ऑफ किसकी लेने हैं, सिलेंडर की। ठीक, फिर ऐसे ही यहाँ पे कोन का होता है 1/3 पाई, इसका भी आर होता है और स्क्वायर और एच ऑफ कोन। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अब इसमें ये देखा करो कि हमें एच सिलेंडर अपॉन एच कोन निकालना है, हाइट ऑफ सिलेंडर टू हाइट ऑफ कोन निकालना है तो 1:3 आएगा, कोन टू सिलेंडर निकालना है तो 3:1। तो हम ये चेक कर लेते हैं क्या बोला, क्या निकालना है। तो यहाँ पे देखो कैसे देखा जाता है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर पहले बोला है तो हमें सिलेंडर ऊपर चाहिए और कोन नीचे चाहिए, तो मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1:3 नॉट 3:1। तो ध्यान रखना कि हाइट जिसकी पहले बोली जाती है वो ऊपर आता है और दूसरा नीचे आता है। ठीक है, तो हमने सिलेंडर अपॉन कोन ही निकाला, डैट इज़ 1:3, तो आंसर हो गया बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन प्रोबेबिलिटी का एंड इट्स वेरी नाइस कि ऑलमोस्ट एनसीईआरटी बेस्ड ही है। इसमें बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम एट रैंडम इन अ लॉट ऑफ 600 आइसक्रीम इज इतना 0.055। द नंबर ऑफ चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम इन द लॉट कितनी ही होंगी। तो आप देखो कि ऑलरेडी इन्होंने बोला 600 आइसक्रीम है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लेवर्ड चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम ये दे रखा है और चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम ही पूछ रखी है। तो बस सिंपली प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दो, टोटल केस अपॉन फेवरेबल केस। तो यहाँ पे आपको सब कुछ गिवन है, आपको क्या दे रखा है, टोटल केस दे रखा है 600, फेवरेबल केस निकालने के लिए बोला है क्योंकि चॉकलेट के ही निकालना है, चॉकलेट की ही प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ठीक है, और आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है चॉकलेट की, चॉकलेट फ्लेवर्ड की। ठीक है, तो स्पेलिंग गलत हो गया है, तो स्पेलिंग पे मत जाइएगा अगर थोड़ा बहुत 19 चेंजेस है। ठीक है, तो यहाँ पे चॉकलेट का क्या हो गया, x/600 और ये दे रखी है 0.055 x/600। ठीक है, और इसको यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व कर लो, 0.055 इंटू 600। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो अगर डेसिमल में प्रॉब्लम है तो डेसिमल हटा लेना, यहाँ पे 100 3 डेसिमल डिजिट है, 3 डिजिट आ गई, 2 इससे कैंसिल कर लेना। ठीक है, बाकी इसको मल्टीप्लाई करना और फिर 10 का डेसिमल लगा देना, और डेसिमल अगर मल्टीप्लिकेशन क्लियर है अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो बढ़िया है। तो 6/5 30 33 और यहाँ पे 10 ऑलरेडी था, 1 0 फिर से कट गया, तो आंसर इज़ 33। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया ए अगेन। अब आपके इसमें बचते हैं 2 असर्शन रीज़न, तो फटाफट कर लेते हैं, तो आपका ये सेक्शन ये कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, इस ऑप्शन यहाँ पे 19th में क्या बोला है कि TA TB are 2 टेंजेंट और ये TBA 75 है, देन ABO इज़ 25। तो देखो ये 90 है, 90 में से 75 जाएगा तो 15 आएगा, तो दिस इज़ फॉल्स। ठीक है, और जब ये फॉल्स हो गया है तो इसका मतलब आपका डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। चलिए 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। 20th में बोला है द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, दैन नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आर 2। तो करेक्ट है। ठीक है, जो नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे देखते हैं कि वो x एक्सिस पे ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है। अगर 2 बार कट कर रहा है तो इसका मतलब 2 जीरोज़ हैं, 3 बार कट कर रहा है तो 3 जीरोज़ हैं। ठीक है, जैसे इसमें 3 है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट x एक्सिस। तो यही तो हम डिफाइन कर रहे थे अभी कि जहाँ जहाँ कट करता है x एक्सिस को वो पॉइंट हमारे जीरोज़ कहलाते हैं। तो दोनों ही सही है और ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न फॉर असर्शन, तो ये भी ए हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे 20 के क्वेश्चन कंप्लीट इस बोर्ड पेपर के। ठीक है, सेक्शन ए हम कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट कोई पेपर लेंगे बोर्ड पेपर जिसके हम सेक्शन ए को प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियोस। तो
तो तब तक आप मेरी जो लास्ट वीडियोस हैं उनको देखते रहिए, उनको प्रैक्टिस करते रहिए, और कुछ अगर ट्रिक्स उसमें लग रही हैं उन फॉर्मूलाज को अच्छे से आप नोट करिए और उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप यू आर फ्री टू आस्क, एक कमेंट आप अगर लीव कर देते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आई विल श्योरली रिप्लाई इट। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप प्रैक्टिसिंग। सी यू, बाय बाय।